हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भास्कर भाई केमिस्ट्री पर, जहां पढ़ते हैं पूरे लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, जिससे आप 11 और 12 तो बड़ी तरीके से पढ़ो ही, पर अगर आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो वो भी तरीके से कर पाओ। तो बच्चों देखो, हमारा चैप्टर चल रहा था परमाणु की संरचना एंड आज है आपका लेक्चर नंबर 12 और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है एक तो द्रव्य का द्वैत व्यवहार, एकदम ये टॉपिक कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। पर तो देखो टॉपिक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के लिए। अगर देखो जेईई और नीट में अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो इन दोनों टॉपिक से न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, और अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आने चाहिए तो इन दोनों टॉपिक से अच्छे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए दोनों ही टॉपिक समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही अच्छे से सुनना। देखो, अगर हम बात करें द्रव्य का द्वैत व्यवहार, तो पहले मैं थोड़ा सा जो वर्ड है द्रव्य, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ओके, पहले देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाई था कि द्रव्य क्या होता है ना। तो वो ध्यान रखना, दो शब्द अलग अलग होते हैं, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। पहले दोनों के बीच का अंतर समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। द्रव और द्रव्य दोनों ही अलग होते हैं। द्रव तो क्या है, आपकी पदार्थ की एक अवस्था को कहा जाता है ना। द्रव क्या होता है, आपकी पदार्थ की अवस्था, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, लिक्विड। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हो पानी, ठीक है। तो पानी क्या है, पानी द्रव है जो कि पदार्थ की अवस्था हो, है ना। लेकिन द्रव्य जो होता है ना, इसी को पदार्थ कहा जाता है। यानी देखो, अगर छोटी क्लास में जब हम बात करें तो आपको पता होगा कि ज्यादातर जो वस्तुएं होती हैं उनको पदार्थ का नाम दिया जाता है। पदार्थ किसको बोलते थे, जिसके पास द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है, वो आपका पदार्थ होता है। लेकिन जब आप हायर क्लास में आते हो, बड़ी क्लास में आते हो, तो उसी पदार्थ को हम क्या बोल देते हैं, उसी पदार्थ को आप द्रव्य बोल देते हो, बस। तो ध्यान रखना, द्रव नहीं है यहाँ पे, द्रव्य की बात की जा रही, पदार्थ की बात की जा रही। ओके, अब द्वैत व्यवहार का मतलब क्या है, मतलब कि दो व्यवहार, ठीक है। कैसे, देखो हम लोग जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था कि जो विकिरण होते हैं, जैसे जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, वो असल में दो प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित कर रहे थे, है ना। विकिरण एक तो आपके तरंग रूप में थे, जिसमें आपके पास वो लहर के रूप में चल रही होती है विकिरण, है ना। और एक हमने बोला था कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी थे जिसको तरंग व्यवहार से नहीं समझा पाया था, उसके लिए आता है कण व्यवहार, है ना। जिसके लिए क्या बोला था कि विकिरण असल में कणों से मिलकर बना होता है, और जिसके बारे में किसने बताया था, प्लांक ने। और उन्होंने अपना सिद्धांत भी दिया था कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो विकिरण होती है वो असल में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में रहती है ना। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट रहते हैं, जिसको आप क्वांटा बोलते हो, और इस रूप में क्या चलती है, आपकी सभी विकिरण चलती हैं। तो यानी हमारे पास क्या बोल दिया हमने कि विकिरण का दो प्रकार का व्यवहार हो गया, तरंग भी और कण भी। ओके, चलो उसके अनुसार हमारे पास जो भी प्रयोग होते हैं और उसको आप विकिरण के तरंग या कण रूप से उसकी व्याख्या कर रहे थे, ठीक है। ये तो हो गया था। तो एक साइंटिस्ट आए थे डी ब्रॉगली, उन्होंने क्या बोला कि जिस प्रकार से विकिरण से कहीं ना कहीं तरंग और कण दोनों ही विभाग जुड़े हुए रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो पदार्थ है हमारा, जो खुद कण होता है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं तरंग रूप होना चाहिए। तो हमारे कौन से साइंटिस्ट आए थे, एक साइंटिस्ट आए डी ब्रॉगली। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो कण रहता है, जो हमारा द्रव्य है, कण क्या है, हमारा द्रव्य है ना, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक तरंग रूप होना चाहिए। इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, तरंग रूप, यानी किसी ना किसी प्रकार की जो तरंगें होती हैं वो हमारे द्रव्य से जुड़ी रहेंगी। ओके, कुछ इस प्रकार से। तो जैसे कि एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जैसे कि आपको पता है जैसे पुराने जमाने में जैसे टीवी शो आते थे, महाभारत का, रामायण का, अगर हम देखा हो तो जैसे भगवान जैसे आते थे या कोई भी भगवान टाइप कैरेक्टर आता था, तो क्या होता था, वहां पे पीछे से लाइट निकलती थी, है ना। बहुत सारी लाइट जो है उसे उनके आसपास दिखाते थे। क्यों, उसका मतलब ये होता था कि हमारे पास जो भगवान है जैसे, तो वो कण रूप में तो है, द्रव्य के रूप में तो है, पर उनसे हमेशा किसी न किसी प्रकार की विकिरण जुड़ी हुई है। तो जो टीवी सीरियल में आप चीज देखते थे, वही बात असल में डी ब्रॉगली ने कही थी कि द्रव्य के साथ भी कहीं ना कहीं विकिरण है, ऊर्जा, ये सब जुड़ा हुआ रहता है, प्रकाश हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके बारे में जो है डी ब्रॉगली ने बात की थी। ओके, जिसका बोला गया कि द्रव्य का द्वैत व्यवहार, यानी कि दो व्यवहार कौन कौन सा, एक तो द्रव्य का कण व्यवहार हो गया, ओके, और इसके बाद द्रव्य से तरंग व्यवहार भी जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे कि विकिरण से तरंग और कण दोनों ही होता है, उसी प्रकार से द्रव्य से भी कण और तरंग दोनों ही होना चाहिए। तो कण तो वो ऑलरेडी है, द्रव्य तरंग भी होना चाहिए। ओके, तो ये वाली चीज यहाँ पर, और इसके लिए इन्होंने क्या डेरिवेशन भी दिया, फॉर्मूला भी दिया, जिससे ये अपनी बात की प्रमाण या पुष्टि भी कर पाए। इसके अलावा अगर बात करेंगे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने के हिसाब से बहुत अच्छी थ्योरी है और बहुत ज्यादा काम की थ्योरी है। क्योंकि देखो बोर का मॉडल जो था वो हमारा फेल हो गया था, उसमें इनका भी कहीं ना कहीं रोल था, तो वो भी हम समझेंगे कि बोर का परमाणु मॉडल जब फेल हुआ तो इनका क्या, इन्होंने क्या भूमिका निभाई उसमें।
और इसके आधार पर हमने आगे जो मॉडल दिया गया जिसको क्वांटम मॉडल कहा जाता है उसमें भी इनका बहुत भागीदारी रही। ठीक है, तो इसलिए आज के दोनों टॉपिक आपके समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छी तरीके से देखना एंड फॉर्मुलेस को अच्छे से नोट भी करना। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है। ओके, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डी ब्रोगली के बारे में। ओके, तो डी ब्रोगली ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि आपका जो द्रव्य है वो असल में दो प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। कौन कौन सा? एक तो कण व्यवहार और एक तरंग व्यवहार, जिसको आप देखो डायग्राम से भी समझ सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने कण ले लिया तो उन्होंने बोला कि जो कण है इसके अंदर भी क्या है, तरंगे होंगी और वो लगातार ये कण उत्सर्जित करता रहेगा। उन्होंने ये वाली बात कही। अब क्योंकि देखो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर कोई भी तरंग है तो उसको अगर परिभाषित करना है, किसी विकिरण को परिभाषित करना है तो आपको या तो आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य चाहिए, है ना। तो डी ब्रोगली ने क्या किया, किसी भी इसकी जो तरंग है उस तरंग की तरंग दैर्ध्य और इस कण के संवेग के मध्य संबंध उन्होंने स्थापित किया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि किसी भी कण का जो तरंग दैर्ध्य होता है जो उसे तरंग से जुड़ा रहेगा वो उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने ये वाली बात बोल दी। पी क्या है आपका? पी है आपका संवेग, तो इसके वो व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। ये तो है कण का संवेग, कण का संवेग, और लैम्डा क्या है? उस कण से जुड़ी हुई जो तरंग है उसका तरंग दैर्ध्य। तो ये क्या है आपका? तरंग का तरंग दैर्ध्य। ओके, तो ये चीज यहां पर है। आपको पता है जब भी समानुपाती हटाते हैं हमेशा स्थिरांक लगता है, तो यहाँ पर स्थिरांक लगा लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। और एच क्या है आपका? एच आपका प्लांक स्थिरांक है, प्लांक स्थिरांक। ओके, तो ये वाली चीज बेसिकली यहां पर आई। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी जो तरंग होती है जो कण से जुड़ी हुई है तो उस तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो हमेशा क्या है, उसके जो संवेग है उसके व्युत्क्रमानुपाती रहती है। और यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी ये फॉर्मूला निकल के आता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो एक बार इसको जरूर बॉक्स में मत करें ना। आप देखो, आपको छोटी मोटी बात इसमें और जानते हो अच्छे तरीके से, क्या कि देखो आपको जो संवेग होता है, संवेग क्या होता है? संवेग कष्ट होता है आपके पास क्या? द्रव्यमान गुणा वेग को आप क्या बोलते हो? संवेग कहते हो। ओके, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो P कष्ट क्या हो जाएगा? m इंटू में v। तो हम चाहें तो P कष्ट m इंटू v को यहाँ इस वाले समीकरण में रख भी सकते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम पी। ओके, तो एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ भी आ जाता है। ठीक है, तो हमें तो उसके अलग अलग रूप हम जरूर देखेंगे। ठीक है, पर एक फॉर्मूला ये भी हमारे पास आ जाता है। अब देखो, इस जो नियम है इसकी कुछ शर्तें जरूर है। तो पहली शर्त क्या, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त वो ये है कि आपके पास जो कण है वो हमेशा गतिशील रहना चाहिए। ओके, क्योंकि देखो वेग अगर होगा तभी संवेग आएगा और संवेग आएगा तभी मेरे पास तरंग दैर्ध्य आनी चाहिए कायदे से, फॉर्मूले के मुताबिक, तो है ना। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो नियम है ये उन्हीं कणों के लिए लागू होता है जो हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं। ओके, तो नोट डाल के इसको जरूर लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये कि यह नियम केवल गतिशील कणों के लिए है, गतिशील कणों के लिए है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, केवल गतिशील कण, क्योंकि अगर रुके हुए रहेंगे तो उनका वेग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर वेग यहाँ पे जीरो हो गया तो संवेग जीरो, गुणा करने पर ये जीरो हो जाएगा, और संवेग जीरो हो जाएगा तो आपका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि हो ही नहीं सकता। इसलिए बातों को ध्यान रखना है। ओके, तो पहले एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको भी हम बात करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करेंगे डी ब्रोगली के अनुसार तो हमारे पास दो फॉर्मूले तुम्हारे ये आ गए, है ना। हालांकि दोनों फॉर्मूले सेम ही है। एक तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी जो मेनली हमारे डी ब्रोगली ने बोला था कि संवेग के व्युत्क्रमानुपाती, और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। तो हमने एक फॉर्मूला और निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर आप चाहो तो गतिज ऊर्जा के साथ भी इसका संबंध दिखा सकते हो। क्या? बच्चों को ध्यान रखना कि जो संवेग होता है P वो इक्वल टू होता है √2m काइनेटिक ऑफ एनर्जी। ओके, यानी कि गतिज ऊर्जा इंटू द्रव्यमान इंटू 2, इस पूरे का वर्गमूल क्या होता है? ये संवेग के बराबर होता है। के क्या है? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ओके, तो ये क्या वैसे आपकी गतिज ऊर्जा। तो अगर आपको गतिज ऊर्जा दी हो तो उससे आप संवेग निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। और इसको चाहूं तो मैं यहाँ लैम्डा वाले फॉर्मूले में रख सकता हूं, तो मुझे एक फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में √2m के ई काइनेटिक एनर्जी। तो एक फॉर्मूला हमारे पास और भी हो जाता है जो अक्सर आपके एग्जाम में काम में बहुत आता है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज और है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा और अलग हो जाता है।
तो हम क्या बोलते हैं कि अगर आपको क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन कण है तो लैम्डा के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला निकल के आता है। क्या होता है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, वो होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ओके, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला और आ जाता है, ठीक है। और वी क्या है आपका, वी है आपका विभव। जिस विभव पर या जिस मात्रा पे हमारा क्या इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, वो जो विभव होगा आपका विद्युत विभव, वो आपका V है, जिसको वोल्ट बोलते हो, है ना। तो वो चीज यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशली ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हालांकि जो ऊपर के जो 3 फॉर्मूले वो किसी भी कण के लिए अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशली आपको नीचे वाला फॉर्मूला यूज में लिया जा सकता है अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में विभव दिया हुआ हो तो, ठीक है। विभव का मात्रक जरूर देख लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ओके, ईवी जो कि ऊर्जा का एक मात्रक होता है, ठीक है। तो ये जरूर आपको दिया होगा, तब आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की बात हो जाती है। ध्यान रखना, हालांकि इस तरंगदैर्ध्य को हाँ डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य भी बोलते हैं। तो चलो इसको मैं मेंशन करते हैं कि लैम्डा क्या है, इसको तरंगदैर्ध्य है, पर किसके अनुसार है, डी ब्रोगली के अनुसार है ना। तो इसका आप क्या बोल दोगे, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। ओके, तो ये चीज यहां पर आती है। और अगर आपको तरंगदैर्ध्य पता है तो आप चाहो तो तरंग संख्या या आवृत्ति कुछ भी निकाल सकते हो, आपके सारे फॉर्मूले वो पुराने वाले ही चलते हैं। ओके, तो एक बार इसको नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे हमारे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की, तो फटाफट एक बार इसको नोट कर लिया जाए। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। देखो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि जैसे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो कि बहुत ही छोटा कण है, तो अगर वो गति करेगा तो आप उसकी स्थिति और उसका संवेग का एक साथ यथार्थकता के साथ मापन नहीं कर सकते। यानी एक बार लिख लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग का एक साथ यथार्थता से मापन संभव नहीं। ओके, इन्होंने क्या बोला, नहीं कहा कि अगर जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर वो गति कर रहा है, ठीक है, तो एक निश्चित समय पर अगर बात करो उसकी स्थिति कहां होगी और उसका संवेग क्या होगा, अगर आप दोनों चीज एक साथ कैलकुलेट करने चाहोगे तो वो आपको वहां पे हमेशा एरर ही आएगी, हमेशा कुछ गलत मान ही मिलेगा। और इन्होंने ये कहा कि अगर इनकी स्थिति में जो अनिश्चितता है अगर वो डेल्टा एक्स है और अगर संवेग में अनिश्चितता जो आ रही है अगर वो डेल्टा पी है, तो इन दोनों का जो गुणा होगा वो h/4 के बराबर या उससे ज्यादा होगा। तो इन्होंने ये एक फॉर्मूला भी दिया, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत ही छोटा कण है, तो अगर वो गति कर रहा है तो एक निश्चित स्थिति पर अगर बात करें, निश्चित समय पर बात की जाए तो उसकी स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थता के साथ मापन नहीं किया जाता। मतलब वहां पे एक्यूरेसी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं एरर आएगी, कुछ अनिश्चितता देखने को मिलेगी। और अगर दोनों की अनिश्चितताओं का अगर गुणा करोगे, डेल्टा एक्स क्या आपकी स्थिति में अनिश्चितता, ये क्या आपकी स्थिति में अनिश्चितता, और डेल्टा पी की आपकी संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता। तो अगर गुणा किया जाए तो वो h/4 के बराबर या उससे बड़ी आएगी। तो उन्होंने ये बात कही, तो उन्होंने प्रॉपर फॉर्मूला भी दिया था। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीज रह जाती है। अब देखो वही वाली बात है, इस फॉर्मूले को भी आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। कैसे, और क्या आपको पता है डेल्टा पी या पी क्या होता है आपका, m/v, द्रव्यमान गुणा वेग। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अनिश्चितता की बात करूंगा किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तो उसका द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उस गति का मापन, जो वेग का मापन है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो बोला m में डेल्टा v के इक्वल होता है, और ये चीज मैं इस फॉर्मूले में रख सकता हूं। और मुझे एक फॉर्मूला और मिल जाएगा क्या, तो डेल्टा x इंटू में क्या हो जाएगा, m डेल्टा v इज ग्रेटर इक्वल h/4 पाई, और m तो स्थिरांक है तो उसको भाग लगा दो उस तरफ, क्या हो जाएगा, तो डेल्टा x इंटू में डेल्टा v ग्रेटर इक्वल क्या हो जाएगा, h/4 पाई है, ठीक है। तो एक आपका फॉर्मूला ये भी हो जाता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले सेम है, बस आपको थोड़ा सा अंतर हमने किया, इस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया डेल्टा पी की जगह पे,
और थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। जो एन था उसको हमने नीचे भेज दिया। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, हाइजेनबर्ग ने अपना फॉर्मूला दिया था। हालांकि देखो ये जो सिद्धांत था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो अगर हम बात करेंगे, हमने जो पढ़ा था अभी क्या, डी ब्रॉगली तरंग की जब हमने बात की, जहां हमने बोला था क्या कि द्रव्य का द्वैत व्यवहार होता है, यानी कण से भी तरंग जुड़ी हुई रहती है। तो उसी के बाद ही समय सिद्धांत को दिया गया था, क्योंकि इससे काफी सारी नई चीजें इजाद हो रही थी, जैसे हमें पता है कि नई नई इन्वेंशन होती रहती है। तो हाइजेनबर्ग ने उसके बाद असल में ये बात कही थी कि अगर हम जैसे बात करें किसी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, तरंग तो है ना। तो अगर वो तरंग के रूप में अगर होगा किसी भी स्थिति में, तो क्या किसी तरंग की आप सही स्थिति कभी बता सकते हो? कभी नहीं बता सकते, बहुत मुश्किल हो जाती है उसकी स्थिति और संवेग का एक बता पाना। तो इलेक्ट्रॉन का बता पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होना चाहिए और वहां पर एरर आनी चाहिए। तो उस आधार पर उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति और संवेग में अगर एक साथ अगर निकाला जाए तो जो अनिश्चितताएं आएंगी उनका अगर गुणा किया जाएगा तो h/4m के बराबर या उससे बड़ा होगा। इनमें ये चीज कही। ओके, तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे कि जो बोर का परमाणु मॉडल है वो असल में इनके हिसाब से फेल क्यों हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ी कमी इन्होंने बाद में बताई थी। ओके, तो एक बार पहले इसको नोट कर लो फटाफट। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो बोर का जो मॉडल था उसकी विफलता क्या थी। ओके, जैसे हमने बोला ना कि हाइजेनबर्ग जो था उसके अनुसार जो बोर मॉडल था वो फेल हो जाना चाहिए। ओके, तो कैसे, देखो बोर ने क्या बोला था, बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है। इसने ये बात कही, जैसे कि अगर मान लो मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात करता हूं तो मेरे पास प्रोटॉन है और उसकी चारों तरफ जो वृत्ताकार कक्षा है इसमें क्या मेरे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आज के टाइम पे हम ये जानते हैं कि जो भी कण होता है जैसे इलेक्ट्रॉन है उसके पास द्वैत व्यवहार रहता है, यानी कि ये कण तो है पर कण के साथ साथ इलेक्ट्रॉन असल में तरंग रूप भी रखता है अपने पास। यानी कि देखो जब बोर ने अपना मॉडल दिया तो ये सोचा था कि इलेक्ट्रॉन एक कण के समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इसने तरंग व्यवहार के बारे में बिल्कुल विचार नहीं करा था। यानी कि सबसे बड़ी जो कमी थी ना वो यही कमी थी। क्या थी कमी? वो यह था कि बोर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार पर कोई विचार नहीं किया था, कोई विचार नहीं किया था। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी बात से फर्क क्या पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो तरंग कैसे चलती है, तरंग चलती है कुछ इस प्रकार से ना, लहरों के रूप में। यानी जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो उसको वृत्ताकार पथ में कायदे से चलना ही नहीं चाहिए, उसको असल में एक लहरदार पथ में चलना चाहिए। यानी कैसे, इलेक्ट्रॉन को चलना चाहिए कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से एक जो है इलेक्ट्रॉन को जो है गमन करना चाहिए इस पूरे पथ में। ओके, तो क्या ये पथ वृत्ताकार है? नहीं। अब देखो वृत्ताकार पथ नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी। देखो बोर ने क्या दिया, बोर ने वृत्ताकार पथ के आधार पर उसने अपने फॉर्मूले दिए, त्रिज्या के, वेग के या ऊर्जा के, है ना। अब आप देखो त्रिज्या क्या होती है, आपकी केंद्र से लेके इस वृत्ताकार पथ की परिधि तक की दूरी, है ना, ये तो आपकी त्रिज्या हो गई। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का जो पथ है क्या वो वृत्ताकार रहा? नहीं। तो ऐसे में ये दूरी होगी, ये हर बार बदलती रहेगी। क्योंकि देखो अगर आप केंद्र से देखो यहां तक की दूरी अलग है, केंद्र से यहां तक की दूरी अलग होगी, केंद्र से एकदम यहां पीक तक की दूरी अलग होगी। तो ऐसे में क्या हर बार जो त्रिज्या है, जो दूरी आ रही है, क्या वो बराबर आएगी? नहीं, इसलिए वो वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, जैसे लहर के रूप में अगर वो चक्कर लगाएगा तो क्या जब वो एकदम ऊपर यहाँ चोटी पर होगा एकदम यहाँ पे, तो क्या उसकी स्पीड और नीचे की तरफ उसकी स्पीड और उससे भी नीचे उसकी स्पीड, क्या हर जगह उसके वेग बराबर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो वेग में अंतर आएगा। और हाइजेनबर्ग ने भी यही कहा था कि आपके पास द्वैत व्यवहार अगर रहेगा तो अगर आप इलेक्ट्रॉन का वेग या उसकी स्थिति को अगर इस तरीके से मालूम करना चाहो तो उसमें हमेशा अंतर आना चाहिए, अनिश्चितता आनी चाहिए। इसलिए हाइजेनबर्ग के अनुसार जो नील्स बोर का जो मॉडल था वो क्या होता है, फेल हो जाता है। तो ये वाली बात यहाँ पे काफी आती है। ओके, हालांकि एक बात आपको नोट करके जरूर रखनी है अपने हाइजेनबर्ग के सिद्धांत पर भी, क्या वो ये है कि जो हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है, अगर मैं बात करूं हाइजेनबर्ग, इसका अगर सिद्धांत की बात की जाए तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों के लिए, स्थूल कणों के लिए नहीं। ओके, तो ध्यान रखना क्या कि यह सिद्धांत सूक्ष्म कणों के लिए, और सूक्ष्म कण कैसे, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया या न्यूट्रॉन हो गया, इनके लिए, परमाणु, अणु, जो बहुत छोटे कण उनको सूक्ष्म कण बोलते हैं। तो यह सिद्धांत सूक्ष्म कणों के लिए है, ना कि स्थूल कणों के लिए। स्थूल यानी बड़े आकार के कण। तो इनके लिए क्या ये सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं।
ओके, केवल जो छोटे आकार के कण है उन्हीं के लिए बात की जा रही है, क्योंकि देखो छोटे आकार के कण को एक तो वैसे उसकी स्थिति का निश्चित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके अलावा उनका वेग भी बहुत ज्यादा होता है, तो वेग में भी अनिश्चितता आती है। लेकिन बड़े आकार के कणों की स्थिति आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। जैसे आप होता है कि जीपीएस चलता है, अब जीपीएस क्या करता है, अगर कोई गाड़ी चल भी रही है, चाहे वो किसी भी रास्ते से जा रही हो, हमें हर टाइम उस गाड़ी की सही स्थिति भी पता रहेगी और उसकी स्पीड भी हम हर सेकंड पे निकाल सकते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिनको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा तेज गति से चलते हैं, जिस कारण से उनकी स्थिति या अगर बात की जाए उनका जो वेग है उसमें इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से निश्चितता नहीं ली जाती, वहां पर अनिश्चितता आनी ही आनी है। तो ध्यान रखना, हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो केवल आपके सूक्ष्म कणों के लिए, स्थूल कणों के लिए बिल्कुल भी नहीं। ओके, और इसी बात करेंगे तो हमारी आज की जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आज हमने क्या सीखा, आज हमने देखा द्रव्य का द्वैत प्रकृति, द्वैत व्यवहार, इसके अलावा हमने देखा क्या, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, और बोर का जो मॉडल है उसकी एक्चुअल सबसे बड़ी फेलियर जो आगे जाके वो फेल हो जाता है, वो भी हमने आज देखी है। ओके, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। देखो थ्योरी भी है एंड न्यूमेरिकल भी, और प्रैक्टिस दोनों की करनी। ओके, तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करना। एंड कोई भी डाउट आए तो मेरे से आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो या यूट्यूब में मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। क्लास का जो पीडीएफ रहेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा। तब जल्द मिलेंगे अपने नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।